प्रकार नेपाल के अंदर दैलेख में चीन ने पेट्रोल निकालकर दिखा दिया। ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ी उपलब्धि जिसे कह सकते हैं। 4002 मीटर पर क्रूड ऑयल निकला, यानी कच्चा तेल निकल चुका है। अब उसका सैंपल निकाल के चाइना में भेजा जाएगा, वहाँ उसको रिफाइन किया जाएगा और तब निकलेगा शुद्ध पेट्रोल या डीजल। हालांकि ये सैंपल होगा। आपको पता होना चाहिए, दैलेख में यदि भारी मात्रा में पेट्रोल निकलता है तो नेपाल का खरबों रुपया जो विदेशों में जाता है वो बच जाएगा। नेपाल को बहुत जबरदस्त फायदा होगा। यानी तब नेपाल एनर्जी के लिए अपने ऊपर खुद डिपेंड हो जाएगा और दूसरे देशों को भी बेचेगा। मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। आपको तो पता होगा कि नेपाल ने लक्ष्य रखा है 2035 तक 28,000 मेगावाट लाइट पैदा करने का। अब सोच लीजिए, नेपाल को केवल 2,000 मेगावाट में ही हो जाएगा। और इधर यदि दैलेख में क्रूड ऑयल निकल गया भारी मात्रा में, तो सोच लीजिए नेपाल के पास जबरदस्त एनर्जी हो जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी फिर नेपाल के पास में, एक क्रूड ऑयल के तौर पे, दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों के तौर पे, और ग्रीन एनर्जी पे भी काम हो रहा है नेपाल में। अगर जैसे काम चल रहा है इस समय, ऐसे ही काम लगातार चलता रहे तो गारंटी 2035 तक नेपाल खरबों रुपए की लाइट एनर्जी भारत को बेचेगा। नेपाल के सामने भारत जैसा बड़ा बाजार है, यानी बेचने के लिए दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से नेपाल को ये जो काम है भारत की कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि अभी नेपाल में रिफाइनरी नहीं है। अब वहाँ से क्रूड ऑयल निकलेगा, वो चाइना जाएगा, वहाँ रिफाइन होगा और तब नेपाल आएगा। इसमें नेपाल का खर्चा बढ़ेगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि दैलेख में ही एक छोटी सी रिफाइनरी बना देगा चाइना। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि नेपाल से क्रूड ऑयल पहले चाइना जाएगा कच्चा तेल, फिर वहाँ रिफाइन होके नेपाल आएगा, तो इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि रिफाइन करने वाली जो मशीनें हैं वो दैलेख में ही लगाएगा चाइना। देखिए, एक होता है ऑयल निकालना, दूसरा उसको रिफाइन करना। तो क्रूड ऑयल तो निकाल दिया चाइना ने, अब उसको रिफाइन करने की बात है कि ये कहाँ पे रिफाइन होगा। अगर चाइना में होता है तो ऐसे में नेपाल को नुकसान होगा, लेकिन नेपाल में ही रिफाइन की कंपनी खोल दी जाती है तो नेपाल को फायदा होगा। नेपाल को ये काम भारत को देना चाहिए था, क्योंकि भारत की अपनी बड़ी रिफाइनरी है। अब नेपाली कहेंगे कि भारत नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? जब पैसा मिलता है तो सब निकालता है। वो नेपालियों के दिमाग में गलत बात भर दी गई है ना। एक बार कुछ साल पहले, 20-30 साल पहले विराटनगर में भी खुदाई हुई थी, लेकिन वो खुदाई फिर बंद कर दी, क्योंकि वहाँ पे ऑयल बहुत कम निकला। यानी जितना खर्चा होता उससे कम का ऑयल निकलता, उसको बंद कर दिया गया। अब नेपाली लोग कह रहे हैं कि भारत के इशारे पे बंद हुआ, ताकि भारत से हम तेल खरीदते रहे। दोस्तों, भारत स्वयं क्रूड ऑयल खरीदता है। क्रूड ऑयल यानी तेल बेच के भारत को प्रॉफिट नहीं होता, और होता भी होगा तो बहुत कम, क्योंकि भारत तो खुद खरीदता है। और भारत में डीजल पेट्रोल महंगा है, नेपाल में सस्ता है। क्रूड ऑयल की कमी है भारत में बहुत ज़्यादा, लेकिन नेपाल के साथ समझौते हो रखे, इसलिए नेपाल को ऑयल देना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये काम भारतीय कंपनी को देना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि भारत वियतनाम में जाके तेल निकाल रहा है, और भी बहुत सारी जगहों पे भारत तेल निकाल रहा है। तो नेपाल तो अपना पड़ोसी था, यहाँ पे भी निकाल सकता था, लेकिन नेपाल सरकार ने ये काम भारतीय कंपनी को नहीं दिया। चलो जो भी हो, लेकिन क्रूड ऑयल निकल चुका है। 4002 मीटर की गहराई तक खुदाई हुई। ये चाइना की जियोलॉजिकल कंपनी है CNPC इंजीनियरिंग। अब क्या इससे नेपाल को लाभ होंगे? बिल्कुल लाभ होंगे। क्या लाभ होंगे? डायरेक्ट पैसा तो सरकार देगी नहीं, पेट्रोल भी सस्ता नहीं करेगी, डीजल भी सस्ता नहीं करेगी। इससे क्या लाभ होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार नेपाल का सुरक्षित रहेगा। यानी जो खरबों रुपया विदेश चले जाता है पेट्रोल डीजल के लिए, वो नहीं जाएगा। वो पैसा कहाँ लगेगा? देश की परियोजनाओं पे। कहीं सड़कें बनेंगी, अस्पताल, स्कूल, रेलवे नेटवर्क और भी बहुत कुछ। तो वो पैसा इनडायरेक्टली जनता के काम ही आएगा, और थोड़ा बहुत घपला तो होगा ही होगा, क्योंकि आजकल नेपाल में दबा के
भ्रष्टाचारों के राज खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप, जितने भी नेता हैं सब पे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी भ्रष्टाचार होगा, ये लगभग कन्फर्म है, इसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन सभी भ्रष्टाचार नहीं होता, कुछ परसेंट 20%, 10% भ्रष्टाचार हो ही जाता है। ये समझ लीजिए कि 70% तो बचेगा ही बचेगा, 30% भ्रष्टाचार में चले जाएगा तो 70% बचेगा ही बचेगा, यानी इससे फायदा होना तय है। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक संपदा होती है उस पर भ्रष्टाचार हर देश में होता है, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा ही होता है ना, हर जगह होता है। लेकिन चाइना में थोड़ा कम, अमेरिका में और कम, भारत में थोड़ा ज़्यादा, नेपाल में और ज़्यादा। अब एक बात और भी है कि अभी क्रूड ऑयल निकला है, ठीक, अभी ये नहीं, क्वांटिटी पता नहीं है कि कितना निकलेगा और कितने एरिया तक ये है। विराटनगर की साइड में जो खदान हुई थी पेट्रोल डीजल निकालने वाली, वो बंद इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल कम था, वहाँ खर्चा ज़्यादा लग रहा था। अब दैलेख में क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि खर्चा ज़्यादा लगे और वहाँ से क्रूड ऑयल कम निकले। तो विराटनगर में जैसा हुआ कहीं यहाँ भी ऐसा न हो। हालांकि चीन की जो ये कंपनी है इसने दावा किया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर अच्छी मात्रा में, खूब भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है। ये जो CNPC इंजीनियरिंग है इसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आपके लिए खुशी की खबर है और भारत के लिए भी खुशी की खबर है, क्योंकि नेपाल में जितनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी उतना भारत को ही लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? अरे जाएगा तो भारत ही ना। दैलेख जो है, दैलेख से बॉर्डर नज़दीक है, नेपाल से भारत भी जा सकता है क्रूड ऑयल। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में क्रूड ऑयल निकलता है। यदि ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो भारत को इससे ज़बरदस्त लाभ होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत विचार हैं वो इस तरीके से हैं कि इतनी मात्रा में तो नहीं निकलेगा कि नेपाल भारत को बेच दे, क्योंकि नेपाल की अपनी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा की है। पहले नेपाल अपने लिए रखेगा, उसके बाद न भारत को बेचेगा। नेपाल में 5 जगह पर क्रूड ऑयल की संभावना है, ये भी अच्छे से जान लीजिए। ये पहली जगह है दैलेख, अभी 4 जगहें और भी हैं।